आपने ये तय किया कि यहाँ पर आप बात करेंगे खुलेआम बिल्कुल सामने। आप ये बताएं कि जहाँ तक कीमतों का प्रश्न है, जो आज की मैं सरकारी आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले बरस के मुताबिक जो दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है वो तकरीबन, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर्स है, मेरे फिगर्स नहीं है, वो 16.63% हुआ है। 16.63% दालों की कीमत में इजाफा हुआ है। वेजिटेबल प्राइसेस आज के महीने में और पिछले साल के महीने के बीच में वो 5.43% बोल रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट में जाएं तो मालूम पड़ता है कि 5.43% नहीं है बल्कि 21% है। दूध महंगा हो गया है, सारी सब्जियां महंगी हो गई हैं, हर चीज महंगी हो गई है। तो फिर अच्छे दिन आ गए कि नहीं आए, ये बताएं। अच्छे दिन नहीं, अच्छे दिन राइट, वेलकम टू द आरकेबी शो वंस अगेन। एक बार फिर, और मेरे साथ एक बार फिर हैं प्रदीप नंबियार जी और दिनेश सिंह, एंड ऑफ कोर्स दिस टाइम वी हैव गॉट अ वेरी ओल्ड फ्रेंड इंडीड, द मैन हु इज नाउ इन चार्ज ऑफ द मुंबई कांग्रेस, आवर वेरी ओल्ड फ्रेंड, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय निरुपम। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। आई नो यू मस्ट बी वेरी बिजी राइट नाउ, एंड फाइनली द कांग्रेस हैज वोकन अप, लगता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस has finally woken up, that means I'm working. That's absolutely true. But there is one thing that Sanjay Nirupam cannot be faulted on. प्रदीप जी, दिनेश जी, एक चीज है, संजय निरुपम जिस भी पार्टी में रहे हो, जहां भी रहे हो, एक चीज इनके बारे में ये कोई नहीं कह सकता कि ये काम नहीं करते हैं। जहां भी हो काम जरूर करते हैं, क्योंकि मेरे पास और कुछ है ही नहीं जी। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं जानता, कोई बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, कोई बड़े उद्योगपति का बेटा नहीं हूँ मैं, और किसी धंधे पानी में हूँ नहीं। तो मेरे पास एक ही चीज है, वो हार्ड वर्क है जी। तो कड़ी मेहनत के बदौलत ही अब तक यहाँ आया हूँ। आगे भी जहाँ जाना है कड़ी मेहनत और ईमानदारी और निष्ठा के बदौलत जाना है। चलिए, आज की तारीख में, सॉरी प्रदीप जी, आप कुछ बोल रहे थे। एक साल से बजाज साहब यही चिल्ला रहे थे कांग्रेस फील्ड पे क्यों नहीं आ रहा है। रियली ही वाज, जितने कांग्रेस लीडर्स मिले थे, ही इज ओनली सेइंग व्हेन आर यू कमिंग टू द फील्ड। आपको लगता है एसी की आदत लग गया है, आप सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे? There's a price rise, there's so many issues that is affecting a common. No, but over here I would like to ask you something else. As you said, we are glad that yes. Price rise, we'll talk about everything else also, including all the national subjects which are going on at the moment. I hope you will talk to us about that. कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने जहाँ तक फील्ड में जाने की बात की जी। थी, और एक साल से आप कांग्रेस पार्टी को मिस कर रहे थे फील्ड में। जी। क्या था, नई नई सरकार आई थी और बहुत बड़े मैंडेट के साथ आई थी, और मोदी जी ने बहुत सारे होप्स दे दिए थे, बहुत हाई होप्स थे। ऐसे में सरकार आते ही उनकी पहली गलती से पहले महीने से हम रास्ते पे उतरे, तो कोई बहुत ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हमने भी कहा तो आप गलती कर लो। आज क्या हुआ, एक साल के अंदर दिल्ली और मुंबई दोनों सरकारें इतनी बदनाम हो गई है, इतनी करप्ट साबित हो गई हैं कि लोगों ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। पता था जो सत्ता में रहता है, काजल की कोठरी में जो रहेगा उसको कालिख लगेगा। मालूम था सत्ता में गए या अच्छा, बीजेपी वालों का अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है भाई। वाजपेयी जी की सरकार थी तब घोटाले हुए, तब भ्रष्टाचार हुए। इससे पहले जब शिवसेना बीजेपी की सरकार थी तमाम भ्रष्टाचार हुए। यहाँ तक के लोगों को याद होगा, श्री संजय निरुपम जी को शिवसेना छोड़नी पड़ी उसी भ्रष्टाचार के कारण। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो। हाँ, मैं सारी बातें भी नहीं बोलता। लोगों को लगता है मैं सिंपैथी लेना चाहता हूं, मुझे नहीं लेनी है सिंपैथी। लेकिन मेरे से ज्यादा इस बात को लेके इस देश में कोई श्योर नहीं था कि वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पार्टी है। जहां कहीं भी गवर्नमेंट बनाएंगे ये करप्शन करेंगे और खूब करेंगे और ब्लैटेंटली करेंगे। और आज क्या हो रहा है, राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं कि ये यूपीए नहीं, ये एनडीए है। मतलब हम भ्रष्टाचार करेंगे भी और छुप के भी रहेंगे और हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस बार बार अपने मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद क्लीन चिट दे रहे हैं, ये बेशर्मी की हद तोड़ रहे हैं। उसके पहले मैं एक और चीज के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं, और आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह। एक सबसे बड़ा जो स्कैम है पूरे हिंदुस्तान में,
मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा और कोई स्कैम हो सकता है, और वो है बीएमसी का 40,000 करोड़ सालाना स्कैम। आज की तारीख में बीएमसी का बजट 40,000 करोड़ का है। 34,000 No, it is now increased to 40,000 crores. Mr. Ashish Shelar was with us just the other day, and he corrected me when I said 36,000 crores. He said no, it is now 40,000 crores. ठीक। ये आशीष शेलार जी ने खुद ने बोला, हमारे दर्शकों को याद होगा। गाड़ी भी जा रहा था मोर्चे के लिए, जी। तो देखो संजय जी की गाड़ी सब जा रहे हैं जी, वहाँ पर। आप वहां से निकले भी थे, लेकिन वो स्वच्छ अभियान की कोई बात कर रहे थे। 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ 8 राज्यों के बजट से ज्यादा बजट, और हर बार मानसून में मुंबई डूब जाती है। संजय जी, आपसे जानना चाह रहे हैं, अभी बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, आपको लगता नहीं है कि जो भी सत्ता में आए उसको सबसे पहले पिछले 10 या 15 या 20 साल के कार्यकाल की कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा जांच करानी चाहिए? देखिए, मुंबई के नागरिकों से मैं पूरी नम्रता से अपील करना चाहूंगा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों को आपने महानगर पालिका पिछले 22 वर्षों से दे रखी जी, और मुंबई की जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की जवाबदारी किसी के ऊपर है, तो महानगर पालिका शिवसेना और बीजेपी के पास है। आज 22 वर्षों बाद आप इन तमाम चीजों का मूल्यांकन करिए। क्या आपके रास्ते ठीक हो गए? तमाम पॉटहोल्स दिखते हैं, रास्ते में खड्डे खड्डे में रास्ता दिखता है। क्या आपको पानी रेगुलर मिलता है, साफ सुथरा मिलता है? जी नहीं। क्या आपके गटर सारे साफ हैं? जी नहीं। क्या जो बारिश होती है तो मुंबई डूबती नहीं कभी? ऐसा नहीं है, हर साल डूबती है और कई बार डूबती है, और उसी जगह में डूबती है, और उसी जगह पे डूबती है। तो आपके पास नाले सफाई करने के लिए आप 150 करोड़ रुपए खर्च करते हो, पैसा कहाँ गया भाई? आपने कहा था कि 99% जो डिसिल्टिंग का काम हो चुका है, और पहली बारिश में ही दिखा कि डिसिल्टिंग हुआ नहीं, पूरा नाला चौकअप था। आपके पास जो पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए आपने 200 करोड़ रुपए खर्चा किया, पहली बारिश में दिखा कि पंपिंग स्टेशन काम ही नहीं कर रहा। इसका मतलब पूरा 34,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब लिया जाए, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मुद्दा हो, या पानी का मुद्दा हो, या वेस्ट का मुद्दा, हर मुद्दे पे शिवसेना बीजेपी ने जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है। और इस भ्रष्टाचार का हिसाब किताब मुंबईकरों को, मुंबई के नागरिकों को इस बार चुनाव में करना चाहिए। मैं पूरी नम्रता से उनसे अपील करना चाहूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 40,000 करोड़ है, जिसको आप 34,000 करोड़ मान के चल रहे हैं, पिछले साल ही 36,000 करोड़ हो गया था, इस बार 40,000 करोड़ का बजट एलोकेशन है। मेरा ये मानना है कि इससे ज्यादा बड़ा स्कैम और कोई नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि जब भी किसी से बात करो, हर एक कोई बोलता है बजाज साहब आप बार बार 40,000 करोड़ की बात करते हैं, 70% तो हमारा सैलरी में चले जाता है। नो, व्हाट कैन बी अ बिगर स्कैम इन दिस? 40,000 करोड़ का 70% कितना होता है सर? दैट गोज इनटू सैलरीज। नहीं, ये एक अलग विषय है। ये तो पूरे इश्यू को डाइवर्ट करने का एक तर्क हो गया जी। 40,000 करोड़ का कितना हिस्सा सैलरी पे जाता है, ये महानगर पालिका के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के हर सरकारों का एक जो प्लान बजट होता है, नॉन प्लान बजट होता है, उसके हिसाब से होता है। लेकिन जो कैपिटल सेक्टर पे, यानी शहर में एसेट क्रिएशन के लिए आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर 40,000 करोड़ रुपए का आपका बजट है, तो 30,000 करोड़ रुपए महानगर पालिका के पास अभी कैश रिजर्व है, और वो कैश रिजर्व महानगर पालिका ढूंढ रही है बैंक, कि कौन से बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए उसमें डालेंगे। वो आप कोई व्यापारी नहीं है। 30,000 करोड़ रुपए पे इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में मत पड़ी। इससे बेहतर यह है कि एसेट क्रिएशन, कैपिटल क्रिएशन, पाइपलाइन डालना, गटर बनाना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाना, ब्रिमस्टोन वार्ड जैसा प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हुआ पड़ा है। आप पूरा घोटाला कर दिया, पूरी सीएजी ने उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी की है। तो जो मुंबईकरों को राहत चाहिए, उनको नागरिक सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं को देने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है पैसे की। इसका सबूत यह है कि 30,000 करोड़ का कैश रिजर्व पड़ा है, और वो बैंक ढूंढ रहे हैं इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो पैसे की कमी की दुहाई मत दीजिए। जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, 10 वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आया करता था, अलग अलग कार्यक्रमों के नाम पे। पिछले 1 साल से मोदी सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया मुंबई को, महानगर पालिका को। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी विल पावर की है। कमी इस बात की है कि इनका ज्यादा इंटरेस्ट भ्रष्टाचार में है। ये भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों का वोट ले लेते हैं, और उसके बाद उनको भूल जाते हैं और अपनी कमाई में लग जाते हैं। संजय जी, सबसे ज़्यादा सैड फैक्ट ये है
that again and again it is the same BJP Shiv Sena combination which gets elected. हर बार ये चुनाव में जीत के आ जाते हैं. बिल्कुल. Why is that? आपके सवाल से पहले मैं जो टिप्पणी कर रहा था उसमें इसका एक रेफरेंस दे रहा था कि ये जो दोनों पार्टियां हैं हर इलेक्शन में पोलराइज करती हैं. कभी भाषा के नाम पे. आपको लगता है सिर्फ यही वजह है? बिल्कुल यही वजह है. अदरवाइज अगर मुंबई में आप एक दूसरा उदाहरण देता हूं. औरंगाबाद महानगर पालिका 30 सालों से वहां शिवसेना है और ये महानगर पालिका मुंबई की महाराष्ट्र की सबसे बैंकरप्ट महानगर पालिका और मोस्ट करप्ट नगर पालिका है. बावजूद उसके शिवसेना क्यों जीतती है वहां पे? लोग अपनी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पे वोट नहीं दे रहे. भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे वहां हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है. तो यहां जब इलेक्शन आएगा तो शिवसेना की तरफ से एक बयान आएगा कि मुंबई को महाराष्ट्र से हम अलग होने नहीं देंगे. सड़कों पे उतर जाएंगे. अरे कौन अलग कर रहा है भाई? मुंबई इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और दुनिया की कोई ताकत इसको अलग नहीं कर सकता. लेकिन इस मुद्दे के ऊपर हमेशा ये बहस करते हैं और मुद्दा बनाते हैं और मराठी भाषी के लोगों को पोलराइज कर देते हैं. बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ते. ठीक चुनाव के टाइम पे गुजरात दंगे की चर्चा जरूर होगी कुछ ही चैनल वालों को बोल करके. तो ऐसे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का शिकार मुंबई के नागरिक, जागरूक नागरिक न हो. मैं ये अपील करूंगा सभी से. जी आप तो चुनाव लड़ भी चुके हैं. आप बताएं. कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट यू सेड. बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स बीएमसी के बजाज साहब के शो में आए थे, आरकेबी शो में. उनका कहना, मिस्टर खैरान हिमसेल्फ वाज देयर, 25% ऑफ द बजट यू कैन रन मुंबई एब्सोल्युटली फाइन. 25% जो बजट है खैरान जी वगैरह सब बोल रहे थे बजाज साहब को, फैंटास्टिक, जरूरत नहीं है बाकी 75 की. बट द अदर थिंग, द सेकंड पॉइंट इज इतने सारे स्कैम्स निकले, 1000 करोड़ के, 2000 करोड़ के, 100 500. देयर इज नो लॉजिकल कंक्लूजन एट एनी स्कैम इंक्वायरी. यस. कोई भी इंक्वायरी ढंग से डोंट यू थिंक इवन द कांग्रेस इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? फॉर व्हाट? So many inquiries pending. BMC के घोटाले के लिए. BM के हजारों करोड़ के घोटाले. If cumulatively आप बोलेंगे 35,000 करोड़ पूरा 10 years का स्कैम लेकर 35,000 करोड़ के ऊपर है. इंक्वायरी चल रहा है. There's no logical conclusion. Being a responsible opposition, as बजाज साहब के शो में सब लोग बोल रहे थे, कांग्रेस has a role. अच्छा ठीक है, हो सकता है, लेकिन अभी तो हम सत्ता में नहीं है. अभी सत्ता में शिवसेना बीजेपी है और अगर इतनी ईमानदार है और चाहती है कि भ्रष्टाचार की पूरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तो आप जांच करवाइए. जो जांच कहीं रुकी पड़ी है उसको आगे बढ़ाइए. आप मुद्दा क्या है? 40,000 करोड़ अगर बजट है और 70% आपने नॉन प्लान पे खर्चा किया है तो अभी 30% रह गया. 30% का मतलब लगभग हो गया 12,000 करोड़. 12,000 करोड़ रुपए अपने आप में सही कह रहे हैं खैरनार साहब कि इस शहर को चलाने के लिए काफी है. 13,000 करोड़. 13,000 करोड़ इस शहर को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा है. ये 13,000 करोड़ हमारा कहां गया? करेक्ट. मुंबई के नागरिकों को प्रश्न ये पूछना चाहिए कि नाला सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस पे 100 करोड़, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए का जो खर्चा हो रहा है वो पैसा जा कहां रहा है? करेक्ट. एसेट क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है? जी. यहां पर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं हो? इनफैक्ट जस्ट द अदर डे वी वर एट द मिठी रिवर के ऊपर हम लोग थे और वहां पे साफ दिख रहा था ऊपर से, हमारे दर्शकों को याद होगा कि इन्होंने कहा कि भाई हमने डीसिल्टिंग अप वो सब कुछ कर दिया, ड्रेजिंग कर दी. वहां के आसपास के लोगों से पूछा कि एक भी ड्रेजर वहां पर नहीं आया है, कोई ड्रेजिंग नहीं हुई है, उसका डेप्थ जो है बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, विच इज व्हाई इट ओवरफ्लोज. देखिए एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. पूरा मुंबई शहर लगभग 9,000 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट डेली क्रिएट करता है. जी. महानगर पालिका के पास जो सुविधाएं हैं, जो अरेंजमेंट है, वो 6,000 मीट्रिक टन से ज्यादा डिस्पोज ऑफ करने का नहीं. मतलब रोज 3,000 मीट्रिक टन कचरा या सॉलिड वेस्ट, धन कचरा मुंबई में रह जा रहा है. जी. आज 22 सालों से एक पार्टी, 2 पार्टियां सत्ता में हैं, वो इसका अरेंजमेंट नहीं कर पाई. कोई डंपिंग यार्ड नहीं है. जो डंपिंग यार्ड है over 2 decades. हाँ 22 साल हो गए साहब. इलेक्शन आते आते 25 साल हो जाएंगे, लगभग ढाई डिकेड हो जाएंगे. मुद्दा क्या है आपका? एक सॉलिड वेस्ट, एक डंपिंग यार्ड है देवनार में, एक डंपिंग यार्ड है मुलुंड में, एक विक्रोली में, गुरई वाला बंद हो गया. ये 3 डंपिंग यार्ड अपनी कैपेसिटी से ज्यादा झेल चुके हैं.
नया डंपिंग यार्ड आप बना ही नहीं रहे। ये जो सारा का सारा कचरा जा रहा है यहां से बाहर, वो कहां जा रहा है, कितना जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सब कुछ फर्जीवाड़ा है। तो पूरी मुंबई महानगर पालिका एक फर्जीवाड़ा है और शायद दुनिया की सबसे करप्ट म्युनिसिपैलिटी के तौर पे इसका एक स्थान बन सकता है अगर सही ढंग से जांच की जाए। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने नहीं कभी जांच कराई या जांच कराने में कोताही बरती गई या नहीं हो पाया, विल पावर की कमी होगी, तो मैं अब शिवसेना बीजेपी से अपील करूंगा, अब तो जांच कराओ जी। और यहाँ पे आखिरी बात, मतलब वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द बीएमसी, देन वी विल कम टू समथिंग एल्स। वन फाइनल वर्ड, अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, Mumbai is the eighth dirtiest city in the world, dirtiest, filthiest city in the world. Isn't that terrible? बिल्कुल। और अगर 8th फिल्दियस्ट सिटी, डर्टियस्ट सिटी है, तो इसका अगर जवाबदार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। Even cities in Bangladesh and Pakistan are cleaner. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हर बात पे क्या करते हैं कि लोग बाहर से आ रहे हैं जी। अरे जो बाहर से आ रहे हो टैक्स दे रहे हैं भाई। करेक्ट। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में से टैक्स जा रहा है, अगर वो फेरी का धंधा कर रहे हैं तो बीएमसी को टैक्स देने को तैयार है जी। आप पावती लो। अगर ऑटो वाला, टैक्सी वाला यहाँ पर चला रहा है तो वो आपको दे रहा है, अलग अलग एजेंसीज को टैक्स देता है, कहीं ना कहीं एक मतलब एक अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है जी। और वो सारा कंट्रीब्यूशन शहर के डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो सब जा रहा है शिवसेना बीजेपी के नेताओं के घर में जी। Sir, you did a big story on the Mithi River front है। मिथी रिवर तो इतना बड़ा स्कैम है, बजाज साहब के जो रिकॉर्ड्स है, हजारों करोड़ उसमें और डूब चुका है। There's no relief. But the only thing is people are interested only BKC के बगल में एक एरिया है, उसी के सेंटर्ड लोगों के वहाँ सब और उसी का वहाँ के लोग को डिस्प्लेस करना वो चाहते हैं विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। Various vested interests are involved. I think Congress should take a stand where this is concerned. Because people are ready to get involved in government's plan. बोले हम सरकार के प्लान के साथ, they told you. और पहले जमीन छोड़ भी चुके हैं। मैं ऐसा है प्रदीप भाई, राजीव भाई और दिनेश जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र शासन से और मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि मीठी नदी की साफ सफाई और उसके चौड़ीकरण के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ, जो पैसे का दुरुपयोग हुआ, उसका एक हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप करे। एक दूसरी बात, मीठी नदी चाहे कहीं भी हो, कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो जो पीएपी है, यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है, उनका रिहैबिलिटेशन सही ढंग से नियम कानून और कायदे के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की प्रारंभ से पूरे देश के लिए एक भूमिका है। आरएनआर पैकेज, जो कि सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग भी उसको बहुत तारीफ करते हैं, वो आरएनआर पैकेज एग्जैक्टली यही था कि या तो अगर आपको एयरपोर्ट बनाना है, डैम बनाना है, गटर बनाना है, कोई साफ सफाई करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, सारे करना है, कम से कम पीएपी के मामले में गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। और यहीं पर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल के नाम से अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले ही हम लोग लोअर परेल में थे, राइट नेक्स्ट टू द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। हाँ, बीएमसी ने एक 156 साल पुराना चाल, वामन देव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसको बोगड़ा चाल कहा जाता है, वो तोड़ दिया। क्या हुआ पीछे, किस प्रकार लोगों को धोखे में रखा गया, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, बीएमसी का तोड़क दस्ता आया, सबको तोड़ के आज की तारीख में दे डोंट हैव एनीवेयर टू गो। देखिए, ये एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जी पूरे मुंबई में। लगभग 19,000 ऐसी बिल्डिंग हैं जिनको सेस बिल्डिंग कहते हैं। और उसके अलावा आता हूँ सेस बिल्डिंग 19,000 और लगभग 6,000 ऐसी बिल्डिंग है जो सेस बिल्डिंग नहीं है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग है। ये सब सिटी के अंदर की बात है। अगर आप यहाँ आएंगे, क्या नाम है, सबर्बन एरिया में, तो लगभग 7-8 हजार बिल्डिंग ऐसी हैं जो सेस नहीं है फिर भी, लेकिन पुरानी है, डिलिपेटेड है। इन बिल्डिंगों के डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े बिल्डरों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जी। अब जब पैसा इन्वेस्ट किया, इसको रीडेवलप करना चाहते हैं, रीडेवलप करने के लिए वो बीएमसी को यूज करते हैं कि आप बोलिए कि ये डेंजरस है, कभी भी गिर सकता है, लोग मर सकते हैं, आप खाली करो, नहीं करोगे पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे। तो ये एक बिल्डरों के बड़े रैकेट में
पूरी एजेंसी बीएमसी से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक शामिल है। मेरे चुनाव क्षेत्र में इस तरह की कई घटनाएं घटी थी। मैं खुद बिल्डिंग के दरवाजे पे खड़ा होकर उनके बिजली का कनेक्शन लगवाया, पानी लगवाया। मैंने कहा अगर आपको रीडेवलप करना बेशक करिए, लेकिन जो शर्त, इनकी जो शर्तें और शर्तों को मान्य करिए, उनको जो रिहैब देना रिहैब दीजिए, उसके बाद आप रीडेवलपमेंट का कोई प्रोसेस शुरू करिए। तो जो आपने जिस चाल की बात कही वो निश्चित तौर पर उसी माफिया रैकेट का शिकार हुआ है जी। और उन्होंने नाम भी लिए, दिनेश भाई नाम भी लिए उन्होंने नाम भी लिए। कौन बिल्डर था? एक नहीं बिल्डर तो है, के नाम लिए, रविंद्र वाइकर जी का नाम, रविंद्र वाइकर जी, मिलिंद नार्वेकर जी का नाम लिया उन्होंने कि इन्होंने सब ये सब किया। हाँ, वो तो मुझे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इन लोगों ने, ये लोग धरने पे भी बैठे थे, मुझे भी मिले थे, मुझे भी मिले थे। तो ये अब उस चाल में रहने वाले सभी मराठी भाषिक लोग, सारे मराठी भाषी जो मराठी लोगों को न्याय और हक दिलाने के लिए इतना ढिंढोरा पीटते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि मराठी गरीब मध्यम वर्गीय कमजोर लोगों को उनके घरों से निकाल के सड़क पर भेजने का, बैठाने का, रखने का एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है 2 पैसा कमाने के लिए। ऐसे शिवसेना के नेताओं की मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, और मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार इसमें दखल दे और एक्शन ले और उन मराठी भाषिकों को बचाए। आपको लगता है कोई एक्शन होगा? जी, उनको अब वो चाहते हैं कि उनको वहां से डिस्प्लेस भी किया जाए। उस जगह पे जब घर बनेंगे तो वहां उनको नहीं दिया जाए, उनको भेजा जाए माहौल। About 25 kilometers परेल वाले देखिए, रीडेवलपमेंट का जो हमारे यहाँ नियम कानून और नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से इन सीटू रिहैब करने की व्यवस्था है। इन सीटू मतलब wherever you are situated। हाँ, wherever you are situated, जहाँ आपका घर था। जैसे एसआरए में हमारी सरकार एसआरए लेके आई थी, उस एसआरए के तहत जितने झोपड़पट्टी वासी हैं वहीं पर डेवलप होगा और 2 तरह के बिल्डिंग बनेंगे, एक रिहैब की बिल्डिंग, दूसरी सेल की बिल्डिंग। बिल्कुल बिल्डिंगों के बड़ी बड़ी जो पुरानी बिल्डिंग है उनके रिहैब के समय भी इस प्रकार की व्यवस्था का पालन करना चाहिए। Now over here, but do you think संजय जी, देवेंद्र फडणवीस जी इसमें या किसी और ऐसी चीज में एक्शन लेंगे? लगता है आपको क्या? मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से अपने करप्ट मंत्रियों को क्लीन चिट देने में वो आतुर दिखते हैं, उससे लगता नहीं। एक दूसरी बात, जिस तरीके से एक नई हाउसिंग पॉलिसी प्रपोज की गई है और जो डीपी का ड्राफ्ट आया था जिसके खिलाफ पूरा मुंबई शहर खड़ा हो गया था, वो सारी चीजें आप देखें तो बिल्डरों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने, खासकर बड़े बिल्डरों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का पूरा कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चल रहा है। 9 महीने में इस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने का अपना इंटेंशन दिखाया है कि डर लगता है कि महाराष्ट्र और मुंबई क्या आने वाले 4 सालों में बच पाएगा। संजय जी, एक बात है, फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स, 2009 के बाद जिस प्रकार से महाराष्ट्र रियल एस्टेट के लिए जाना जाता है, रियल एस्टेट इज द बैकबोन ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई इकोनॉमी, देयर वाज अ कोलैप्स, नो प्रोजेक्ट्स, नथिंग हैपेंड। जो लोग बाहर निकले वो अपने घर में जा नहीं पाए, म्युनिसिपैलिटी प्रपोजल्स क्लियर नहीं कर रहे, नथिंग वाज रियली हैपनिंग, द इकोनॉमी कोलैप्स्ड एंड दैट वाज प्रोबब्ली द वेरी कॉज दैट द गवर्नमेंट वेंट ऑफ। तो व्हाट डू यू थिंक, देयर वाज समथिंग रॉन्ग डूइंग, आई मीन पॉलिसी पैरालिसिस, जो पैरालिसिस बोलते हैं, दैट ग्रिप द कांग्रेस रिजीम, अभी वही चल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सरकार के जमाने में कुछ इस प्रकार की सोच थी कि किसी बिल्डर को मदद किया तो बदनाम हो जाएंगे जी। और उस चक्कर में कई बार जेन्युइन काम था ना, वो भी नहीं हुआ जी, और उससे निश्चित तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बड़ा झटका लगा और प्रभावित हुआ। That's an amazing अब ये सरकार जो है ना, हमारी सरकार के बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे में काम कर रही है। कोई भी व्यापारी भी हमारे देश का हिस्सा है, अगर उसका कोई जेन्युइन काम है, नियम और कानून के हिसाब से काम है तो बिल्कुल कर, लेकिन ये सरकार उससे एक कदम आगे बढ़ रही है। जो कायदे कानून पहले से बने थे, जो फंजिंग का मामला है जी, फंजिंग बोलते ना, क्या फंजिबल, जो एक फंजिबल देने का मामला है, जो उस समय के जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर थे उन्होंने लाया था, उसको लेकर बिल्डरों ने बहुत ऐतराज किया था। आज उस ऐतराज के दबाव में आकर के इस सरकार ने पूरा फंजिबल ही गायब कर दिया और बड़े बिल्डरों को कैसे लाभ मिले, कैसे एफएसआई मिले, तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि नए मुख्यमंत्री एफएसआई के ट्रेडर बनते चले जा रहे हैं।
And FSI without any infrastructure. Without any infrastructure. That's the whole point. Yeah. Because you've got now 100-story buildings coming up in Mumbai, and you don't have firefighting, you don't have sewage, you don't have water, and just like you said, 9,000 tons of solid waste is generated every day in Mumbai, daily. And the BMC at the moment has capacity to deal with only 6,000 tons. So when all these flats, these 100-story buildings, flats are also occupied, all these new buildings are also occupied, then amount of solid waste management, that solid waste that will be generated will be at least to the tune of 5,000 more tons. What are we going to do at that time? Mumbai will drown in solid waste. आगे एक और बताता हूं आपको, जी, शिवसेना बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कितने डायलिसिस सेंटर बनाने की घोषणा की थी, उनको याद है क्या? एक भी डायलिसिस सेंटर नहीं बना अभी तक और नहीं जो डायलिसिस सेंटर थे वो प्राइवेट पार्टी को दे दिया गया और डायलिसिस सेंटर के नाम पे धंधा हो रहा। दूसरा, जो मैटरनिटी होम, मेरे ख्याल जहां तक मेरी जानकारी है कि 19 मैटरनिटी होम नए बनाने की एक घोषणा थी, एक भी मैटरनिटी होम नहीं बना, बल्कि जो पुराने थे वो पीपीपी मॉडल के नाम पर प्राइवेट पार्टीज को दे दिया गया और वह मैटरनिटी होम का काम कम, बाकी एक जनरल हॉस्पिटल का काम ज्यादा चल रहा है। और इसी हिसाब से बीएमसी स्कूल्स की अगर बात करें, बीएमसी स्कूल का यही हाल है। देखिए, स्कूलिंग में फेल हो गए आप, हेल्थ केयर में आप फेल हो गए, रोड बनाने में फेल हो गए, पानी पिलाने में फेल हो गए, गटर साफ रखने में फेल हो गए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में फेल हो गए। आप पास कहाँ हुए हैं? अगर पास हुए हैं तो महज कमीशन खाने में पास हुए हैं। Sir, talking about garbage, you're coming back to the garbage. You said disposal, there's nothing. आपके पास बहुत सारे लोग आए थे प्रपोजल्स लेके कि हर सोसाइटी को एक यूनिट बना के उसको रिसाइकल करे वेस्ट में, या डस्टबिन वेस्टेज को रिसाइकल करे, पानी को रिसाइकल करे, एक and generate power, generate compost power. through this आपके thing. पास है, you are the Mumbai chief now of Mumbai Congress. and people have been approaching Bajaj Saab in the program. तो definitely लोग BMC को भी अप्रोच किए होंगे. There's no decision making in that. I think when you talk to Ashish Shelar, हम करेंगे 16 साल कांग्रेस के थे, अभी हमारा उस साहब का सारा This is nonsense. I mean, let's be very ये clear. आंसर कोई जेन्युइन आंसर नहीं मिल रहा। सीरियस देखो क्या है ना प्रदीप भाई, इस पे बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। दुनिया में मुंबई अकेला शहर नहीं है जो इतनी सारी तकलीफों के दौर से गुजर रहा है। कई शहर थे, जैसे रियो द जेनेरियो एक शहर है, ब्राजील की राजधानी, या फिर दूसरा एक शहर जोहान्सबर्ग ले लीजिए। इन शहरों की दुर्गति ऐसे ही थी। वहाँ के जो म्युनिसिपल बॉडी के लोग थे, वो अर्बन प्लानर और जो तमाम जो एक्सपर्ट थे, वो बैठ करके उन्होंने नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसके जरिए पूरे शहर को जीने के लायक बना दिया, रहने के लायक बना दिया। मेरा सवाल यह है कि क्या 22 साल में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते थे? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आपने रियो डी जेनेरो की बात करी। रियो डी जेनेरो एक टाइम पे उसका ये हाल हो गया था कि लोग अपने घर के बाहर जो है दरवाजे इस तरीके से बंद करते थे, उसके बाद फिल्टर लगाते थे, क्योंकि हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई थी कि लोग सिर्फ सांस लेने से डरते थे रियो डी जेनेरो में। आज उसको देखिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। मैं होके आया हूँ जी, वो लगता ही नहीं कि कभी ये शहर इतना गंदा रहा होगा जी। और बताया गया मुझे कि उस शहर को दुरुस्त करने में महज 5 साल लगे थे जी। एक कोई मेयर आता है जी, और उस सरकार बनती है और उसके बाद उस फंडिंग होता है, वर्ल्ड बैंक वगैरह सभी लोग उसको मदद करते हैं, right. और उसके बाद आज शहर देखिए चमचमा रहा है। But the World Bank is willing to fund you also. But the point is, what you made, you don't even need the funds. You have the funds anyway. Why don't you use them? तो यही मेरा सवाल है कि शिवसेना बीजेपी 22 वर्षों से महज भ्रष्टाचार करने में रुचि ले रही है। अब मुंबईकरों को जगना पड़ेगा, अब उनको जागरूक होना पड़ेगा और इनको यहां से निकाल कर बाहर। एक और उदाहरण देता हूं, मुंबई में झोपड़पट्टियों में जो पानी का कनेक्शन होता है जी, नियम और कानून के हिसाब से 1200 रुपए में मिलना चाहिए जी। लेकिन कहीं पर किसी भी झोपड़पट्टी वासी को 30,000 रुपए से कम में पानी का कनेक्शन नहीं मिलता जी। इनफैक्ट पानी का कनेक्शन होता ही नहीं है। हम लोग जिस झोपड़पट्टी में गए हैं, नल कनेक्शन वहां पे दिखाया कि नल का कनेक्शन है ही नहीं। कोलाबा में 70 साल पुराना स्लम है, अम्बेडकर नगर का। देयर इज वाटर टैप इन एनी dwelling,
not one. मैं तो dwelling. ऐसे बहुत सारी जो biggest issue is black नहीं, marketing मैं- of water. And they're selling water. हाँ, मैं बस इसका दूसरा वही मैं आ रहा था। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि मुंबई के हर झोपड़पट्टी वासी को, हर नागरिक को उसका मौलिक अधिकार है कि पानी कनेक्शन उसको मिले, एक, और दूसरा पानी कनेक्शन के लिए जो नियम कानून कायदा है, राशन कार्ड ये सब देना वो दे। दूसरी बात 1200 रुपए में मिलना चाहिए, और 1200 रुपए के अलावा पाइपलाइन एक्सटेंड करने का जो खर्चा होता है वो बीजेपी शिवसेना की महानगर पालिका सब्सिडाइज करे। एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, पानी की सप्लाई जानबूझ के क्रंच क्रिएट किया जाता है हर जगह, बिल्डिंग में हो या फिर झोपड़पट्टियों में। क्यों? ताकि टैंकर माफिया ब्रीड कर सके, ताकि टैंकर माफिया का काम चल सके। तो टैंकर माफिया के साथ भी शिवसेना बीजेपी मिली हुई है। ये मुंबई के नागरिकों के पानी के संकट को देखते हुए महसूस होता है। लेकिन वहां तो हमने सामने देखा है पानी बिकते हुए जेरी कैन्स में। एक एक जेरी कैन छोटा था 5-5 रुपए का बिक रहा है। बिल्कुल। In this day and age. Rajput is blaming Any Shekhar and Vijay Shekhar for that. अच्छा, एनी शेखर और विजय शेखर क्या कर लेंगे भाई? अगर आपके पास महानगर पालिका है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ले वाटर पाइपलाइन एंड प्रोवाइड वाटर कनेक्शन, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन यू आर ब्लेमिंग योर एमएलएस एंड कॉर्पोरेटर्स। No, that's what I was coming to. That's what I was coming to. This is for our viewers. और ये बात हम लोग बार-बार कह चुके हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, और यहाँ महाराष्ट्र में थोड़ा सा कम हुआ है, लेट्स बी फेयर टू देवेंद्र फडणवीस, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 13 महीने हो चुके हैं, जब भी उनसे कोई भी सवाल पूछा जाता है ये कहा जाता है कि पिछले यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में ये हुआ। अरे भाई, अभी तो आपकी सरकार है। व्हाट इज दिस डिफेंस कि भाई आपने ये किया, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, उसमें वो बहुत सही बात कह रहे हैं आप। मैं इस विषय पर कई बार टीवी पे बोल चुका हूं। पुराने जमाने में कभी किसी ने कोई अपराध किया या गलती की या पाप किया, कानून तोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया कानून तोड़ने का। मतलब उन्होंने खाया, हमें भी खाने दो। हाँ, मतलब क्या आप कहते थे कि मैं खातो नहीं और खावानू देतो नहीं, मैं खाता नहीं और खाने भी नहीं देता हूं, और आसपास में सब खाए जा रहे हैं, और जो खा रहे हैं उनको क्लीन चिट देके और भी खाने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। ये जो ढकोसला बीजेपी का है, बीजेपी को उस ढकोसले से बाज आना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार पर अंकुश रखने का जो उन्होंने वचन दिया था चुनाव प्रचार के दरमियान, उस वचन को पूरा करना पड़ेगा, वरना जनता उनके घरों में घुस जाएगी। यहाँ पे संजय जी दूसरी, सॉरी प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूँ एक मिनट में। जो आपने बात कही, देखिए कांग्रेस के कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, और ये बात मैं एक बार फिर दोहराता हूं, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, चुनाव के पहले भी बोला था, चुनाव के बाद भी बोला, मैंने ये कहा था 1-1.5 साल के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत याद आएंगे। क्यों याद आएंगे? जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। द डॉलर हैड फॉलन, the Spain's economy had collapsed, Greece economy had collapsed, there were riots on the streets of Italy, even in New York bread was not available। और उस वक्त हिंदुस्तान में चलिए कीमतें ज्यादा थी, स्टेबल थी, लेकिन आज की कीमतें नहीं थी। याद रखें, इवन एट द टाइम व्हेन क्रूड ऑयल वाज अवेलेबल एट $140 टू अ बैरल, तब भी आपकी तूर दाल 60 रुपए 70 रुपए में बिक रही थी। आज की तारीख में आप ही ने देखा जोगेश्वरी स्टेशन के पास 148 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। मेरा यह कहना है, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि डॉक्टर साहब बड़े याद आएंगे। डू यू थिंक वी हैव बीन अनफेयर टू डॉक्टर मनमोहन सिंह? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मनमोहन सिंह, one of the most honest prime minister of this world, one of the most respected, and one of the greatest scholar, economist of the world। मुझे याद है 2008 का जब इकोनॉमिक रिसेशन आया था, उसके बाद जब G18 की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दरमियान शायद ऐसा सुनने को मिला, अखबारों में छपा था कि खुद बराक ओबामा जी ने उनसे बात की कि भाई डॉक्टर साहब, हाउ आपने मैनेज कैसे किया अपनी इकोनॉमी? So not just Barack Obama, Angela Merkel, German chancellor। हाँ, क्यों? क्योंकि 2008 के बाद पूरे यूरोप में जितने भी कंट्री थे सब निगेटिव में चले गए जीडीपी ग्रोथ रेट पे। सिर्फ जर्मनी और फ्रांस जो थे 1% पे थे, उसी में बड़े खुश थे वो। अमेरिका निगेटिव हो गया था, लैटिन अमेरिका तो पूछिए मत, और इसका भी जीडीपी डाउन हो रहा था, चाइना का भी। ऐसे में 5 और 6% के बीच अगर जीडीपी मेंटेन किया
तो इसका पूरा श्रेय भारत के उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। ठीक है, उस समय कुछ गलतियां हुई, कुछ भ्रष्टाचार के प्रकरण निकल के आए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी इस प्रकार की हरकतों में शामिल नहीं थे। लेकिन आज आपने सही कहा। डॉक्टर साहब ने फिर एक्शन भी तो लिया। हाँ, देखिए, ए राजा को बाहर किया गया, कनी मोजी को जेल भेजा गया, सुरेश कलमाडी जी महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता, उस वक्त के पुणे के सबसे बड़े नेता, वो तक जेल जाके आए। मतलब हमारे यहाँ जब भ्रष्टाचार के प्रकरण आए तो हमने निरपेक्ष भाव से उनके खिलाफ कार्रवाई की, चाहे पवन कुमार बंसल हो या अश्विनी कुमार हो या शशि थरूर हो। सिर्फ नाम आया, सिर्फ कोर्ट का स्ट्रक्चर आया, हमने छोड़ा नहीं, रिजाइन किया, रिजाइन करना पड़ा, और जिसके ऊपर कड़ी सजा थी तो जिस बड़े आरोप थे उसको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन यहाँ चाहे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो या फिर आपकी स्मृति ईरानी का केस है, जिनके 3 तरह की डिग्रियां घूम रही है मार्केट में, समझ में नहीं आता सही कौन है गलत कौन है, या फिर पंकजा मुंडे गोपीनाथ जी की बेटी का मामला हो, 206 करोड़ का घोटाला एक ही दिन में कर डाला, और ऊपर से हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करते थे, और जो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का वादा करते थे वो इनको क्लीन चिट देने में बिजी हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं, और हमारी दर्शकों की जानकारी के लिए, जो लोग भूल गए होंगे शायद, अश्विनी कुमार जी को बाहर किया गया। अश्विनी कुमार जी लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको बाहर किया गया सिर्फ एक ही वजह से, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, कोई ब्राइबरी का मामला नहीं था, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला नहीं था। कोलगेट स्कैम के जो पेपर्स थे वो उन्होंने मंगाए ये कहने के लिए कि भाई कोर्ट में आप क्या वेटिंग करने के लिए आप क्या एफिडेविट फाइल करने वाले हैं, तो हमें भी मालूम हो। Just on that basis, Dr. Manmohan Singh asked him to resign. Now, there you have Dr. Manmohan Singh. He asked how many ministers, sir? 4, 5, 6 ministers? नहीं, यहाँ बिल्कुल And अलग here है। nothing. अभी तो जब तक मैं आप मेरा इंटरव्यू दिखाएंगे तब तक और नए मंत्री का नाम आ जाएगा, इसलिए मैं उस मंत्रियों की संख्या नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ अजीब है, चोर खुद है, पुलिस खुद है, और जज भी खुद है जी। एक साथ तीनों भूमिका में इस समय भारतीय जनता पार्टी जी। घूम रही है, और शिवसेना बीजेपी दोनों लगे हैं, और दोनों एक साथ सत्ता में रख के सत्ता की मलाई खा रहे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ समय समय पर बोल करके अपोजिशन का भी रोल दिखा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से मांग करूंगा कि जिन मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किए या भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप लगे, सार्वजनिक जीवन में साफ सफाक जिंदगी जीने का जो तकाजा है, उसकी पहली शर्त यह है कि उसको अपने पद से छोड़ के हट जाना चाहिए। अगर नहीं हटते हैं तो उन मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, उनको निकाल बाहर करना चाहिए। अगर बीजेपी शिवसेना भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संकल्पित है तो ऐसे कार्रवाई करके दिखाएं। Sir, coming back to Manmohan Singh, don't you think the Congress itself has been slightly unkind to Manmohan Singh? Because of Sanjay Baru के the accidental prime minister आप पढ़ोगे तो उसमें था कि Manmohan Singh after 2010 was always coming to the office with a resignation letter in his pocket. Such a great man. Integrity, honesty, worldwide. Do you believe Sanjay Baru? I don't believe Sanjay Baru. I'll be very frank. आप ये बताइए, I don't believe Sanjay Baru. आप वर्षों तक उनके प्रेस एडवाइजर थे और उसके बाद आप जिनके प्रेस एडवाइजर थे उनके खिलाफ ही उनको और भी ब्लैक पेंट करते हुए आप किताब लिखते हैं। इसका मतलब इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पूरा एजेंडा चल रहा था कांग्रेस को बदनाम करने का, उस एजेंडे का आप हिस्सा थे। तो इसलिए इतने बायस्ड अप्रोच रखने वाले किताब और राइटर के बारे में मैं कोई टिप्पणी न करूं तो बेहतर होगा। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह हम सबके आदरणीय हैं, पूरी दुनिया में लोग उनको सम्मान देते हैं और वो सम्मान कम नहीं हो सकता। आज भी आदरणीय, आज भी आदरणीय और रहेंगे।
मैं एक संजय निरुपम जी को पहले तो बधाई दूंगा जो इन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए जी डीम्ड कन्वेंस जो हम लोग बार बार लोगों के बीच में उठा रहे हैं, जो आपके प्रयास से आया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस समय ऐसा हो गया है कि उसको काफी तरीके से बैंड किया जा रहा है, 400% पेनल्टी लगाई जा रही है जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है। मेन चीज जो उनका है कि ओसी बगैर आप नहीं दे सकते। कर नहीं सकते। आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द डिस्ट्रिक्ट डीडीआर इज सेइंग दैट ओसी बगैर ओसी जैसे ओसी और OC होगा तो ही दिया इट्स अ ट्रांसफर ऑफ जाएगा, प्रॉपर्टी। इसमें ओसी का भी Now, what does occupation certificate have to do with मैंने it? छोड़ा है इसको, थोड़ा सा अलग तरीके से बिजी हो गए हैं। मैं चाहूंगा इसको फिर से थोड़ा सा उठाया जाए। देखिए, लगभग 2-3 वर्षों की मेहनत के बाद जी जो महाराष्ट्र मोफा एक्ट है, महाराष्ट्र ऑफ ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट, उस एक्ट में अमेंडमेंट करवा करके जिन सोसाइटीज को कन्वेंस नहीं मिल रहा है उनको कन्वेंस मिले, इस प्रकार का इंतजाम किया गया था। आमतौर पर कानून यह है कि 4 महीने के अंदर बिल्डर को कन्वेंस देना पड़ेगा, लेकिन 4 महीने की जगह वो 40 साल तक नहीं होता था। अब यह है कि अगर 4 महीने बाद बिल्डर ने नहीं किया तो चाहे उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कुछ भी कमी हो, कुछ भी खराबी हो, जमीन जिस जमीन पर बिल्डिंग है वो जमीन ऑटोमेटिकली कन्वेड होगी, विल बी कन्वेड इन द नेम ऑफ द सोसाइटी, नेम ऑफ द रजिस्टर्ड सोसाइटी। रजिस्टर्ड सोसाइटी, आज भी उसी को डिम्ड कन्वेंस कहते हैं। ये कानून हमने बनाया। अब इस कानून को लागू करने की जवाबदारी कोऑपरेटिव सेक्टर, अनदर वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब वो सारे ऑफिसर एक एक डिम्ड कन्वेंस के नाम पे धंधा वसूली में लग गए। मुझे याद है जब हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, हम एमपीज को उन्हें बुलाया था, तो हमने उनको एक कहानी बताई कि 15 या 20 बिल्डिंग की एक सोसाइटी है, उनको कन्वेंस चाहिए, तो उस ऑफिसर ने प्रत्येक बिल्डिंग 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बहुत कम हमने ऑफिसर का बहुत कम मांगा। 25 से 30 We have got Sanjay ji, we have got housing society AGM resolutions saying that deputy registrar has to be paid 25 lakh rupees. हाँ. So please contribute. It's a proper resolution. तो मेरे पास उस समय 15 या 20 लाख की रिश्वत की कहानी थी। आर्मी की कॉलोनी है पनवेल में, आर्मी टोटली जो सीनियर ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर सब निरल में, उन्होंने फोन किया बजाज साहब को, बोले कि सर 50 लाख तो हमने दे दिया है और 5 लाख उनको देना है। यानी फौजी जो रिटायर्ड है, यू टॉक अबाउट इंटीग्रिटी, नॉन करप्ट पीपल, उनको 25 से 30 लाख। अब आपके माध्यम से मैं, जो नए चीफ मिनिस्टर हैं और जो दावा करते हैं कि बड़े दूध के धुले हैं, साफ सुथरे हैं, उनसे मैं मांग करूंगा कि डीम कन्वेंस की व्यवस्था को शब्दशः अक्षरशः लागू कराने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था आप उपलब्ध करा के दें और सोसाइटी में रहने वाले जो सर्वसामान्य लोग हैं उनकी ताकत बने। हमने तो उनको इंपावर करने के लिए डीम कन्वेंस की व्यवस्था करके दी, आज वो बेचारे इंपावर नहीं रह गए, आज वो एकदम हतबल हो गए। एक और चीज मैं ऐड करता हूं जो संजय जी ने आपसे रिक्वेस्ट करी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, आप हम सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं उम्मीद करता हूं संजय जी को भी होंगे, क्योंकि आखिरकार वो संजय जी के भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कृपा करके जो डीम्ड कन्वेंस का, प्लीज रिमेंबर दिस कन्वेंस इज सेट टू बी डीम्ड, इसमें कोई और संशोधन ना लाएं, जान करके इसको टेक्निकलिटीज में घेर ना लें। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। आजाद जी, जैसे निरुपम जी बता रहे थे कि इसको लैंड से ही रिलेट किया जाए, इसको स्ट्रक्चर से रिलेट ना किया जाए। स्ट्रक्चर से रिलेट हो ही नहीं सकता, इसलिए उसी की जरूरत नहीं है, उसमें व्यवस्था है। पहले जो हो रहा था उसमें उसी नहीं मांगा जा रहा था। अगेन अभी कौन आ रहा है? अगेन अब इसमें हो क्या रहा है? ये डीम कन्वेंस की व्यवस्था न हो, इसके लिए शहर के बड़े बड़े बिल्डरों ने जोरदार ढंग से प्लान किया था। मैं भी डीम कन्वेंस लागू हो, इसके नियम कानून कायदे सब जल्दी से जल्दी बन जाएं, इसके लिए भी दिन रात लगा रहा। हालत ये थी कि उस समय के मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी कई बार मुझे ऑफिस में देखते ही बोलते थे कि डीम कन्वेंस आ गया देखो।
क्योंकि मैंने एक ही विषय के ऊपर, अच्छा मेरी डीम कन्विंस का विषय नहीं था, मैं इस बिल्डिंग में रहता हूं, इसका कन्विंस का कोई इशू नहीं है। मैंने सोचा कि हमारे शहर में जो 32,000 सोसाइटीज हैं और 32,000 सोसाइटीज में रहने वाले जो लाखों फ्लैट ओनर्स हैं, उनकी ताकत मुझे बनना है, क्योंकि मैं स्वयं एक फ्लैट में रहने वाला मध्यम वर्गीय व्यक्ति हूं, और उनकी ताकत बनने के लिए 2-3 साल की मेहनत के बाद हमने इंतजाम किया। नए मुख्यमंत्री को इस इंतजाम को और फुल प्रूफ करना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। And there should be single window clearance. We've been asking for that. Yes. And I think Ashish Shelar did give him that efforts. And के efforts को सराहना, but क्या कि सक्सेस नहीं हुए। हम सक्सेस करेंगे, बट एक्चुअली आपके पास जो लोगों के वेदना आ रहा है उससे ये है कि दिस गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग मच। इन फैक्ट इट हैज वर्सेंड द एग्जिस्टिंग No, not just about deemed conveyance. Let's talk about real estate. Let's talk about deemed conveyance. Exactly. The only place where they have succeeded, and that too what Sanjay Nirupam ji was saying just now, the only place where they have succeeded, they have blindly given environmental permissions for just about everything. Even where you know the environment is going to be destroyed. Like for example this coastal road that they are planning. आज की तारीख में जो coastal road है, आपकी जितनी चौपाटी हैं हर जगह पे, जो भी बीचेस हैं आपके मुंबई के, they are all going to be destroyed. मैं थोड़ा इसमें आपसे सहमत नहीं हूं। जी कोस्टल रोड का जो पूरा आइडिया था वो हमारी सरकार लेके आई थी जी और उस समय मैंने बात की थी जब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, तभी बोला गया था कि कोस्टल रोड को इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे दिया गया है। बावजूद इसके ये सरकार हर महीने कहती है कि हम क्लियरेंस दे रहे हैं, कोस्टल रोड ला रहे हैं, कोस्टल रोड ला रहे हैं। तो एक तो हमारी स्कीम को ये अपना स्कीम बना करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी बात, दुनिया में जितनी भी आइलैंड सिटीज हैं उनका जो डेवलपमेंट हुआ है रिक्लेमेशन के बाद ही हुआ है। चाहे आप रियो देख लें या आप दुबई देख लें या बार्सिलोना देख But लें। here reclamation is not being allowed. Nobody is protesting against reclamation. After all, without reclamation, there would be no Nariman Point. हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि कोस्टल रोड बनाने के लिए इसेंशियली आपको रिक्लेम करना पड़ेगा और रिक्लेम करने, क्योंकि मुंबई का जो डेवलपमेंट है वर्टिकल बहुत हो गया, अब इसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल करना है तो 3 हिस्से में पानी है, तो कहीं ना कहीं पानी भर करके ही आपको आगे आना पड़ेगा। तो ये जो कोस्टल रोड का कॉन्सेप्ट था वो समंदर के 500 मीटर के अंदर रिक्लेम करके बनाने का आइडिया था। इस दरमियान आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपके मैनग्रोव्स बच जाएं, आपके पूरा इन्वायरमेंटल जो एक जो क्लाइमेट है या इकोलॉजिकल, आपके बीचेस बच जाएं, इसका पूरा ख्याल रखिए। एंड कैचमेंट एरियाज बच जाएं आपके पानी के। आप जाकर देखिए मॉरिशस जैसे छोटे से देश में उनके पास एक कोस्टल रोड है, समंदर किनारे रोड चल रहा है और आराम से 40-50 किलोमीटर लंबा रोड है। But that is true for Miami also. That's हाँ, एवरीवेयर समंदर किनारे कोस्टल रोड बनाने का इंतजाम है और वहां पर बीचेस को संभाल के भी रखते हैं और सारा इन्वायरमेंट पे प्रोटेक्ट। But then we have done it before. Mumbai has done it before. What is Marine Drive after all? Exactly the same thing. Yes. But the only thing, क्या हो गया, मुंबई डूब गई क्या मरीन ड्राइव बना तो? मरीन ड्राइव से नहीं डूबी, मरीन ड्राइव- क्योंकि मिट्टी रिवर की सफाई नहीं हुई, क्योंकि मिट्टी रिवर के आसपास आपने कुछ नहीं किया और मिट्टी रिवर की ड्रेजिंग नहीं की, इसकी वजह से मुंबई जरूर डूबी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो रिक्लेमेशन एक गलत चीज नहीं है आइलैंड सिटी के डेवलपमेंट के लिए। गलत चीज क्या है? जो आपकी नदियां नाले में कन्वर्ट होती चली जा रही हैं। नदियों को मेंटेन करिए, नदियों का जो एक विड्थ है, उनके जो चौड़ाई है वो बरकरार रहे एक, और उनका नियमित तौर पर डिसिल्टिंग का काम हो, उसके अंदर का कचरा निकाला जाए। पूरी दुनिया में यह होता है। Look at the Thames River, London. In the early 1970s, it was as bad as the Mithi River. Let me tell you this: it was as bad as the Mithi River. Today, you take a look at it; it is one of the cleanest rivers in the world. If they can do it, why can't we? उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक ने और पूरी दुनिया ने सराहा था, उनको अवार्ड दिया था टेम्स नदी के डेवलपमेंट और उसके साफ सफाई के लिए। मैं चाहूंगा कि जो लोग गंगा की सफाई करने का एक नमामि गंगे का ड्रामा कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो टेम्स नदी की सफाई कैसे हो उसका अध्ययन कर लें। एक दूसरी बात, मुंबई में जो तमाम नदियां हैं, चाहे पोईसर नदी हो या दहीसर नदी हो या मीठी नदी हो या ओशिवरा नदी हो, इन नदियों को कैसे बचाना है, कैसे साफ रखना है,
है और कैसे लिवेबल बना के देना है, इसका इंतजाम करने के लिए भी टेम्स नदी के प्रोजेक्ट से कुछ सीखें। और इसके सीखने के लिए जो पैसे चाहिए अपने पास है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संजय जी, यहाँ पर दिनेश जी और प्रदीप जी और मैं, हम तीनों लोग गए थे। एक जगह है मोरारजी नगर, विहार लेक और पवाई लेक के बिल्कुल बीच में, जहां पर जो उद्गम स्थल है मिट्टी रिवर का, वो वहीं पर है। और वहीं पर इतना ज्यादा कचरा आ जाता है, इफ यू डोंट क्लीन द सोर्स इटसेल्फ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द मिट्टी टू बी क्लीन्ड? द सोर्स इटसेल्फ इज फिल्दी। और फिर बैंड्रा कुर्ला को साफ किया जाता है क्योंकि जी। सारे अब ये बताइए, अब जहां जहां लोग रहेंगे, जी। लोग सारे आदमी सिविक सेंस रखते हैं, सभी लोग कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ऐसे में मेन पोल्यूटेंट्स आर द 5 स्टार होटल्स अराउंड। हाँ, तो ऐसे में जो भी 5 स्टार होटल हो या सर्वसामान्य लोग हों, अगर वो कचरा डालते हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक पूरा एक अटेंटिव अरेंजमेंट तो महानगर पालिका को देनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली नहीं दे रहे हैं। उसका नतीजा रहा कि नदियां नाले में कन्वर्ट होती चली जा रही हैं। कहना पड़ता है कि ये जो नाला है कभी नदी हुआ करती थी। जी, अरे भाई, दहीसर नदी के ऊपर, प्रदीप जी, दहीसर नदी पे आपके व्हाट इज दैट मूवी ऑफ नया दौर, बैजू बावरा, नया दौर वाज शॉट राइट देयर द दहीसर रिवर। ऐसे लग रहा है कि गंगा है जी। इट वाज फुल लाइक द गंगा एंड फ्लोइंग लाइक द गंगा जी। और आज यू टेक अ लुक एट इट टुडे, आई मीन कम ऑन, दिस इज टेरिबल कि हम लोग जो गंदे नाले हैं उनको हमें नदी में कन्वर्ट करना चाहिए, इसके बजाय हम अपनी नदियों को गंदे नालों में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये बताएं संजय जी, क्योंकि बहुत बात भी हो चुकी है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों से जरा शेयर करें कि अब, क्योंकि बतौर आप नेता कांग्रेस हैं मुंबई शहर के, अब मुंबई कांग्रेस से हम क्या अपेक्षा रखें, वो जरा बताएं। मुंबई कांग्रेस से पहली अपेक्षा ये रखिए कि कोई भी मुंबईकर किसी भी कष्ट में अकेले नहीं है। उसके साथ मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा खड़े रहेंगे। दूसरी बात, इज देयर अ नंबर और समथिंग दैट पीपल कैन कांटेक्ट यू ऑन? हाँ, मुंबई कांग्रेस का अपना नंबर है। कैन यू टेल? हाँ, मैं अभी बहुत जल्दी, मेरे पास लेटर तैयार है। मुंबई के तमाम बड़े लोगों को, अलग अलग प्रोफेशनल्स को चिट्ठी लिख रहा हूं कि हम आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। हम आपके हर दुख में आपको आपके साथ रखे उसको शेयर करना चाहते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ये जो नई सरकार आई है और महानगर पालिका का जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को अब यूं ही चलने नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर नियमित तौर पर काम होगा, लड़ाई होगी, आंदोलन होगा और इस सरकार को मजबूर करना पड़ेगा, महानगर पालिका को मजबूर करना पड़ेगा, ताकि वो मुंबई के लोगों की सेवा करे और जो वचन, जो वादा दे करके वो सत्ता में आए हैं, उस वादे को निभाएं। But how are you planning to do this? Because within the Congress itself, there are lots of factions. Do you expect all these factions to come together and support you in this? देखिए, दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं है जहां पे अलग अलग ग्रुप नहीं होते हैं। लेकिन एक मुद्दे के ऊपर एक आम सहमति बनती है। तो महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी पार्टी में एक सर्वसामान्य सहमति है। एक दूसरी बात, मेरी कोशिश यह है कि हमारी पार्टी में जितने भी नेतागण हैं, सभी लोगों के भावनाओं का ख्याल रखा जाए, सभी लोगों को ड्यू रिस्पेक्ट मिले, सभी लोगों को साथ में लेकर चला जाए और सभी के साथ राय विचार करके आगे का कार्यक्रम पूरा किया जाए। और इस प्रयास में निश्चित तौर पर जो आप तथाकथित तौर पर गुटबाजी की बात कर रहे हैं, उसका कोई असर नहीं दिखेगा। तो सबसे पहला आपका जो कदम होगा वो ये होगा कि आप जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी एनजीओज हैं, जो लोग मुंबई शहर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको सबको लिखने वाले हैं, मेल भेजने वाले हैं और उनको सबको ये कहने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी आप सब लोगों के साथ काम करेगी। सबके नाम से चिट्ठी तैयार है जी। थोड़ा कुछ लाखों की संख्या में लिख रहा हूं मैं, तो थोड़ा इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन लाखों की संख्या में जब लोगों के पास पहुंचेगा तो वहां पर मुझसे कैसे कांटेक्ट करें, उसकी सारी व्यवस्था रहेगी। संजय जी, एक चीज देखी गई, जो अभी जो हाल ही में चुनाव हुए 2014 में, उस 2014 के जो चुनाव थे उसमें एक चीज देखी गई कि कांग्रेस वाज नॉट एबल टू अपील टू द यूथ। जो युवा पीढ़ी है, उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रन ए वेरी वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, एक बहुत सफल कैंपेन उनकी चली। वो युवा पीढ़ी वापस आपके पास किस प्रकार आए? देखिए, जो युवा पीढ़ी है
पूरे उनके प्रति एक पूरे ड्यू रिस्पेक्ट के साथ मैं कहता हूं जी। कि ये बहुत ही इम्पेशेंट पीढ़ी होती है, ये एज ही बहुत ही इम्पेशेंस से भरा होता है, और ऐसे में कोई भी आदमी सब्जबाग दिखा देता है तो उसकी तरफ हम दौड़ जाते हैं। हम 10 साल सत्ता में थे, सब्जबाग दिखाया गया कि 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, सब्जबाग दिखाएगा कि महंगाई खत्म कर देंगे, सब्जबाग दिखाएगा भ्रष्टाचार कंट्रोल कर देंगे, सब्जबाग दिखाएगा काला धन जो 45 लाख करोड़ बाहर छुपा पड़ा है, पता नहीं कहां से ये फिगर आया, सब लेके आएंगे और सबको 15 लाख रुपए मिलेगा सबके अकाउंट में। ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर सब्जबाग दिखाया गया और नौजवान बेचारा हमारा वो एक मृग मरीचिका की तरह दौड़ते हुए पीछे पीछे भाग गया। अब उसका जो धैर्य है वो टूटेगा, क्योंकि वो कभी भी किसी झूठ को, बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करता है, और जब वो टूटेगा तो नेचुरली जो पिछले तमाम वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है डेवलपमेंट का और लोगों को एक साथ लेके चलने का, लोगों को जोड़ के रखने का, उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो हमारे पास अपने सिद्धांत हैं, विचार हैं, मूल्य हैं, कार्यक्रम हैं, और उन्हीं कार्यक्रमों के बल पे एक बार पुनः हम नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि आप आइए, कांग्रेस है तो देश है, कांग्रेस के रहते ही देश में सब लोग एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस प्लुरलिस्टिक सोसाइटी में बिलीव करती है और इस प्रकार से लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। Sir, Or, if you believe, no, one second. Just continue with this. I'm coming back to you. One second. So, in this, when is Mr. Rahul Gandhi coming over here to help you? In this? वेरी सुन राहुल गांधी जी बहुत जल्दी मुंबई आएंगे, मुंबई के नौजवानों से, मुंबई के गरीबों से, मुंबई के जो छोटे छोटे लोग हैं, अपनी तकलीफों में जी रहे लोग हैं, चाहे झुपड़पट्टियों में रहने वाले लोग हों, या ऑटो रिक्शा टैक्सी चलाने वाले हो, फेरी का धंधा करने वाले लोग हों, मिल मजदूर हों, तमाम लोगों के साथ एक चर्चा और उनकी कैसे लड़ाई में हिस्सा लिया जाए, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। राहुल जी आएंगे जल्द से जल्द। farmer death is a biggest problem. Yeah, right. that you We are coming to that. that. अभी भूमि अधिग्रहण बिल जो आया है उसकी वजह से और किसानों की आत्महत्या जो जिसके बारे में प्रदीप जी बात कर रहे हैं वो क्योंकि खत्म नहीं हुई हैं, उसको लेकर के लग ऐसा रहा है कि राहुल गांधी जी में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर ये सरकार इस वादे के साथ आई थी कि सरकार आते ही किसानों की आत्महत्या का दौर बंद हो जाएगा। हालात ये हैं कि लगभग 1000% बढ़ गया किसानों की आत्महत्या का दौर। पिछले 8-9 महीने में मेरे ख्याल से कोई 1200 या 1800 के आसपास किसानों ने, हाँ मैंने जो कितनी तेजी से आत्महत्याएं हो रही हैं। आप 4 महीने का फिगर बता रहे हैं। हाँ। उसके बाद जो अभी फिगर आया वो तो दिल दहला देने वाला है। हमारे आदरणीय किशोर तिवारी जी जो हैं विदर्भ में, वो बार-बार भेजते रहते हैं एंड we'll point out the figure to you, not to worry, but it is huge. It is absolutely huge. एंड तो फार्मर सुसाइड केसेस रुक नहीं रहे हैं, ऊपर से ये लैंड बिल में अमेंडमेंट के नाम पे किसानों को और भी हतोत्साहित करने का कार्यक्रम बीजेपी ने शुरू कर दिया। हमारी जब सरकार थी तो हमने एक व्यवस्था की थी कि किसानों की जमीन, सबसे पहले उपजाऊ जमीन नहीं लेंगे आप, दूसरा जब भी जमीन लेंगे तो उसका कंसेंट बहुत जरूरी है, तीसरा उसको 4 गुना ज्यादा मुआवजा देंगे, और चौथा अगर उसकी जमीन आपने ले ली है तो 5 साल के अंदर अगर वहां प्रोजेक्ट नहीं होता तो उसको वापस करेंगे। इस सरकार ने सिर्फ मुआवजा की राशि छोड़कर हर मामले का अमेंडमेंट कर दिया। हमारी सरकार इसके खिलाफ है, और राहुल जी किसानों के इस दुख दर्द, और सिर्फ राहुल जी खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ नहीं है, देश का किसान इस चीज को नहीं स्वीकार कर रहा है। लगभग 150 किसान संगठनों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बड़ा जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया था और इस सरकार से अपील की थी कि आप इस अमेंडमेंट को वापस लीजिए। लेकिन मोदी जी बड़े उद्योगपतियों के दबाव में है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर के दबाव में हो, वापस नहीं ले रहे हैं, और उनको वापस लेना पड़ेगा, और उनको वापस लेने के लिए, मजबूर करने के लिए राहुल जी रास्ते पे निकले हैं, और हम इस आंदोलन में कामयाब होकर रहेंगे। लेकिन संजय जी यहाँ पे, लेकिन प्रदीप जी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दिनेश जी आपको भी याद दिलाना चाहूंगा कि भाई 2013 में भारतीय जनता पार्टी, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने इसी लैंड एक्विजिशन बिल की, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी वाहवाही करी, ये कहा इससे ज्यादा अच्छा ये, और संशोधन किए। सुषमा जी खुद संशोधन लाई, क्योंकि आपको याद होगा पहले 60% कंसेंट की बात थी, सुषमा जी ने उसको बढ़ा के 70% किया, 80% किया, 80% किया, और वो हुआ। ये ऐसा क्या हो गया, क्या चमत्कार हो गया कि 6 महीने के भीतर
जो वही लैंड एक्विजिशन बिल जो है वो खराब हो गया। मैं आपको जानकारी दे देता हूं, इस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करने के कोई लगभग 1.5-2 महीने पहले जी देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के घर पे रात को 11 बजे एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में वेंकैया नायडू जी थे, नितिन गडकरी जी थे और लगभग 8 या 9 मुंबई के टॉप कॉरपोरेट सेक्टर के लीडर थे, बड़े बिजनेसमैन थे। और उस मीटिंग में एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को बुलाया गया था और उस ऑफिसर को इन व्यापारियों ने सारे अमेंडमेंट डिक्टेट किए थे और बिल्कुल उसी डिक्टेशन के हिसाब से सारे अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है बल्कि उद्योगपतियों का है, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना अमेंडमेंट बना रही है। बट यू आर श्योर अबाउट दिस? मैं मेरे ख्याल से अब कैमरे के सामने बोल रहा हूं तो झूठ तो नहीं बोलूंगा। other impact. देवेंद्र फडणवीस कहता कि 80% ऑफ महाराष्ट्र लैंड इज ड्राई लैंड। इरिगेशन स्कैम इतना बड़ा घोटाला हो गया, लोग पैसे खाए। द वाटर इवन इफ ही वर्क्स डे टू डे, रात भर काम करेंगे। 3-4 साल से पहले 10 साल से मराठवाड़ा विदर्भ में पानी आ ही नहीं सकता। तो विकल्प क्या है? He says why are the people by the Congress by opposing the land acquisition is doing great disservice to the farmers. ऐसा है, आपको कोई उद्योग धंधा लगाना है, कोई आपको इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाना है, आपको कोई रोड बनाना है, तो क्या मजबूरी है कि उपजाऊ जमीन के अंदर से घुस के जाएं? अगर ड्राई लैंड है तो उस ड्राई लैंड का इस्तेमाल करिए। जो एसीजेड का हमारा पूरा प्रस्ताव आया था उस समय प्रणब मुखर्जी जी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें यही कहा था कि सारे एसीजेड जो बंजर भूमि है उस पे आने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जितने उद्योगपति हैं उनकी रुचि हमेशा रहती है कि जो उपजाऊ जमीन है उस पे एसीजेड लगाएं। अब बताओ, कारखाने और उद्योग धंधे उपजाऊ जमीन पे क्यों लगाया जाएगा भाई? या शहर के पास हो, शहर के पास बहुत ज्यादा खेती वाली जमीन नहीं होती, लेकिन शहर के पास की जमीन का वैल्यू रियल एस्टेट बिजनेस के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें उद्योग धंधे में रुचि नहीं है, एसीजेड में रुचि नहीं है, रुचि रियल एस्टेट में है। तो इस चीज को हमारी सरकार ने जाना, पहचाना, समझा, जिसकी वजह से एक नया 100 साल पुराना लैंड एक्विजिशन एक्ट बदल करके एक क्रांतिकारी कानून पेश किया, जिस क्रांतिकारी कानून को उस समय बीजेपी ने सपोर्ट किया था और सत्ता में आने के बाद उस कानून का गला घोट रहे हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। बल्कि उस वक्त मुझे याद है कांग्रेस के कुछ मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उसको अपोज किया, और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की यहां पे तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्रियों की बातें नहीं मानी और यह कहा कि नहीं, एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, कंसेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये बीजेपी वाले हमेशा ये तर्क देते हैं जो आपने कही कि भाई कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया था, मान लिया, लेकिन पास हुआ नहीं। लेकिन क्या होता है, आप कोई भी नया कानून बनाते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें डिफरेंट व्यूज आते हैं। उसके बाद जो सही व्यू है वो प्रिवेल करता है और उस व्यू के साथ आप आगे बढ़ते हैं। सही व्यू क्या था? किसानों का सहारा बनना है, किसानों की जमीन लूटने नहीं देनी है, कोई जमुना एक्सप्रेस के नाम पे हमारा वेस्टर्न यूपी का किसान सड़क पे ना आ जाए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो, ये व्यवस्था करनी है। और आखिरकार उस व्यवस्था को सबने स्वीकार किया। तो चर्चा के दरमियान डिफरेंट व्यूज होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्रियों का के तथाकथित विरोध को एक तर्क के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। उन्होंने समर्थन किया था, उस चीज को याद रखे, समर्थन किया था, वरना इन्हीं मुख्यमंत्रियों का जो विरोध था उसके साथ शामिल हो जाते। समर्थन क्यों किया? तब तो चुनाव का टाइम था, उनको किसानों का वोट चाहिए था। एक बार वोट मिल गया 282 है। लेकिन संजय जी, यहां पर ये तो आप बात मानेंगे that you are not able to counter the BJP. I hope that won't happen again. उस वक्त की जो कैंपेन थी भारतीय जनता पार्टी की, the Congress was not able to counter it. Isn't that right? देखिए क्या होता है, आप सही बोल रहे हो। आप, ऐसा है, 10 साल से आप सत्ता में थे जी, तरह तरह की समस्याएं थी जी,
और पूरा मीडिया उन समस्याओं को लेकर, चूंकि मीडिया एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नेचर का होता है, तो उस विषय को लेकर के वो अपना टीआरपी बढ़ाने में लगे थे और उसी में चलती गाड़ी पे बीजेपी चढ़ गई। अब उस समय आप बहुत ज्यादा बीजेपी के इस प्रचार को काउंटर नहीं कर सकते थे क्योंकि आप सत्तारूढ़ थे। आज सत्तारूढ़ बीजेपी है। अब जब हम अटैक कर रहे हैं तो बीजेपी कहां काउंटर कर रही है? बीजेपी ये कह रही है कि आपकी सरकार के दौरान ये था। सर सिर्फ एक घटिया सा आर्गुमेंट दे करके अपनी जान बचा रही है और ये आर्गुमेंट भी अब बिकने वाला नहीं है। जितना बिकना था बिक गया। अब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले बताओ कि तुम्हारे शिक्षा मंत्री की 3-3 डिग्रियां क्यों? लोग बोलते हैं आपके सोनिया जी का मामला था तो उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, पूरा केस क्लोज हो गया है। अगर ऐसा है भी तो सोनिया जी कौन सी विदेश शिक्षा मंत्री हैं? जी शिक्षा मंत्री फर्जी डिग्री लेके जी रहा हो दिल्ली से लेके मुंबई तक और उसको आप क्लीन चिट दे रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता देश में। That's right. But sir, as per you, Devendra Fadnavis has a long explanation to do because when he was in the lead of the when the opposition में महाराष्ट्र असेंबली को इतना हंगामा कर दे, कॉर्पोरेटिव सेक्टर चाहे वो बैंक्स हो, कॉर्पोरेटिव बैंक्स हो, सोसाइटीज हो, हर चीज में इतना घपला उजागर करके इतना 3 साल तक हंगामा करने वाला, आज if you see any scams, you talk about Maharashtra Cooperative Bank, Mumbai District Cooperative Bank, nothing is being done. But sir, the fact is, it is Mr. Devendra Fadnavis who raised the issue of the Mumbai Cooperative Bank. Yes. And the chairman of the Mumbai Cooperative Bank has now joined the BJP. Yes. I mean, what is going on? और उसके आगे बीजेपी के एक लीडर ने पुलिस स्टेशन में जाकर के उस चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर कराया और उस एफआईआर के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। अब इस मुख्यमंत्री को जो घोटाले के ऊपर बोलने में बड़ा सांस फुला फुला के बोला करते थे और बड़ा अपने फेसबुक पेज पे भी क्रेडिट लिया करते थे कि ये मैंने उजागर किया। हाँ, तो अब मुख्यमंत्री के सामने बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि जिन घोटालों को आपने उजागर किया था क्या उन घोटालों पे कार्रवाई करेंगे? एक भुजबल दिख रहे हैं और भुजबल के बारे में भी हमें पता चल रहा है कि कुछ दिनों तक ऐसी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होगा, रेड होगा, उसका छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आप जिस एनसीपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़े थे, बाद में जाके उस एनसीपी के गोद में बैठ गए थे। जब बड़ी फजीयत हुई आपकी तो आप जल्दी भागे और शिवसेना से आपने हाथ मिलाया और आज भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कब तक शिवसेना के साथ रहेंगे। इसलिए एक तरफ शिवसेना, दूसरी तरफ एनसीपी, दोनों का हाथ थामे चल रहे हैं। और दोनों आपके हाथ काटने पे उतारू हैं। लेकिन हमको पता, देखिए कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है और इस पार्टी ने हमेशा अपने मूल्यों के आधार पर काम किया। जिसको जो करना है करे। हम जनता के मुद्दों पर, जनता के मूल्य पर, जनता के हकों के लिए लड़ते रहेंगे अपने नियम, कानून, कायदे और सिद्धांत के साथ। Finally, because we really have run out of time, and thank you so much, Sanjay, for talking to us. Thank you. But before we let you go, when is your next program? When is the Congress going to start all its street corner meetings, all its small rallies? When is that going to start? अक्टूबर से। Why अक्टूबर में इसलिए कि ये बारिश का टाइम है जी। और बारिश के टाइम पे हमारा इंडोर मीटिंग्स बहुत हो रही है। डेली 2-3 मीटिंग होती है, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ा हो या कम्युनिटी वाइज मीटिंग हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो, जिले की मीटिंग हो, ब्लॉक की मीटिंग हो, सब हम लोग कर रहे हैं अभी। तो आने वाले 2-3 महीने तक इंडोर मीटिंग्स होंगे। अक्टूबर से संजय निरुपम विल बी ऑन द स्ट्रीट एक्सपोजिंग शिवसेना बीजेपी। को इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं लेडीज के, खासकर द वुमेन फोक, दे गोइंग टू द मार्केट्स, दे कांट अफोर्ड इट। Nobody can afford it. टमाटर हो, अनियन हो, सब्जी हो, 100 रुपए में दूर दाल जब हो गया था तो बीजेपी पूरा हंगामा उतल पतल मचा दिया। उन लोग पूछ रहे थे 145 हो गया संजय निरुपम जी। 148 उतरा तो मैं 26 मई को इतना बड़ा मोर्चा निकाला, 10,000 लोग लेकर के उतरा था मैं। फिर भी सरकार के कान पर जू तक नहीं गिरेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? Congress, the BJP has decided they're going to brazen it out. They're going to say so what? जो हो गया तो हो गया। So what? All right, one final word from you, sir. So you said Rahul Gandhi is going to be coming over here very, very shortly. When is that very shortly? Next month? That has to this be month, decided. That has to July, be August. That has to be decided by his office, and once the decision will be taken, I'll certainly let you know. Right. Thank you so much, Sanjay Thank ji. And that's it. That's all we've got for you from Pradeep Nambiar, Dinesh Singh, and of course me on the Atharva TV, Metro Maharashtra TV network.
This is RKB signing off with Sanjay Nirupam. We'll of course be back again tomorrow at some other place. And remember, here on this channel, we don't just talk about problems. We actually try to look for solutions. That's it. That's all we've got for you. Thank you for watching. Builders around here are concerned, as far as the municipality around here is concerned,